गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो लॉज हैं उसको रिकैप्चुलेट भी कर लिया और लॉज को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की। तो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि जो ये पूरा केमिस्ट्री में जो एटम है इसके आने का पूरा श्रेय उन लॉज को जाता है, क्योंकि उन लॉज को पढ़ने के बाद जॉन डाल्टन ने क्या किया था, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो चलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले डाल्टन के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा जॉन डाल्टन जो है ये ब्रिटिश केमिस्ट थे और साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो है वो कब दी थी, इन 1808 में। ये जो थ्योरी है इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन द ऑनर ऑफ जॉन डाल्टन। तो ये जो थ्योरी है ये आई कैसे, ये जो दोनों लॉज हैं इन लॉज को पढ़ने के बाद डाल्टन ने क्या किया कि एक जो है अपनी एक पॉस्टुलेट्स बनाए, कुछ पॉइंट्स नोट किए इन दोनों लॉज हैं। दोनों लॉज को पढ़ने के बाद उन्होंने एक अपने पॉस्टुलेट्स बनाया और उस पॉस्टुलेट्स में इन्होंने जिक्र किया एटम का। तो डाल्टन वो जिन्होंने ये थ्योरी दी थी एटॉमिक, क्योंकि इसमें एटम के बारे में डिस्कशन है तो दैट्स वाई एटॉमिक एंड देन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये जो दोनों लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के उनको एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली डाल्टन के जो आना, इस डाल्टन थ्योरी का आना जो है उसका रीज़न यही था कि दोनों जो लॉज थे उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था। कोई भी साइंटिस्ट इन दोनों लॉज को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, या क्यों कोई भी एलिमेंट फिक्स रेशियो में ही क्यों कंबाइन कर रहा है। तो ये जो क्यों है इसका आंसर किसी के पास नहीं मिल रहा था, किसी साइंटिस्ट के पास। तो डाल्टन ने क्या किया, दोनों ही थ्योरीज को प्रॉपरली पढ़ा, उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एटम के माध्यम से, है ना, उन्होंने एक टर्म जो है यूज़ किया एटम, क्योंकि इसके पहले डाल्टन से पहले जो हमारे एटम का जो नाम दिया गया था वो फिलॉसफी थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। हमने बात की थी ना कि जो ग्रीक फिलॉसफर है, इंडियन फिलॉसफर है, उन्होंने सिंपली किस बेसिस पर एक फिलॉसफी, एक सोच है, हाइपोथेसिस, परिकल्पना जिसको आप बोल सकते हैं, उस बेसिस पर उन्होंने कहा कि एटम्स होते हैं या हम किसी चीज़ को ब्रेक करते जाए फिर और अधिक ब्रेक नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एटम। तो कोई हाइपोथेसिस था, सब कुछ फिलॉसफिकल था, लेकिन डाल्टन ने पहली बार जो है उन लॉज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन हिज एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, ही गेव द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्लेन देम प्रॉपरली इन हिज थ्योरी ही एक्सप्लेन अबाउट एटम। ठीक, अब इनकी थ्योरी है क्या, तो सबसे पहली चीज इन्होंने ये कहा था कि जो भी मैटर है वो बना हुआ है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। तो अब तक जो एटम हाइपोथेसिस था ना, वो एक्सपेरिमेंटली जो है साइंटिफिकली टर्म यूज हुआ एटम का। एटम इन अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज। ठीक है, अगर दो एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम आपके होंगे बेटा, उनका जो शेप होगा, साइज होगा, मास होगा और उनकी सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल सब क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक, मतलब हाइड्रोजन के ये फर्स्ट एटम ये है और ये हाइड्रोजन का कौन सा है, सेकेंड एटम है। तो इन दोनों एटम का हर एक चीज सिमिलर रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले, दूसरा एलिमेंट ले ले ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन का एटम होगा उसका शेप हाइड्रोजन के एटम के शेप से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। उसका साइज हाइड्रोजन के एटम से बिल्कुल अलग होगा, उसका मास हाइड्रोजन के एटम से बिल्कुल अलग होगा। ठीक, ये चीज इनका जो सेकंड पॉस्टुलेट था उसमें इन्होंने ये कहा था। तीसरा ये कहा था कि जो एटम है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इंडिविजुअल, वो स्मॉलेस्ट है, उसको हम और ज़्यादा डिवाइड और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। और ये इनका क्या है, ड्रॉबैक, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एटम है उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपने सुना होगा, कभी आपके बड़े भैया या और लोग जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग जब डिस्कस करते होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जरूर बात आती होगी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, किस बेसिस पर, डाल्टन की थ्योरी पर। बट
ये ड्रॉबैक है उनकी थ्योरी की, क्योंकि एटम को फर्दर उसके कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, बट दे आर एट हायर लेवल. इन क्लास 9 यू विल रीड ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, उसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते. चौथा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड. तो आपको ये कुछ जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की याद दिला रहा होगा. और ये जो टर्म था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये आपको किस लॉ की याद दिला रहा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये जो दोनों लॉज हैं ये इनकी थ्योरी में आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया बिकॉज ऑफ एटम. सिंस एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और एटम से ही बना है आपका मैटर, तो मैटर को हम क्रिएट, मतलब जो जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. जब एटम नहीं आपका डिस्ट्रॉय हो सकता तो उससे बनने वाली चीज़ें भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, तो जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस रिएक्शन में. पांचवी चीज इन्होंने कही थी, जो पांचवा पोस्टुलेट था, इन केमिकल रिएक्शन एटम आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज. ये तो जब केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि अब रिएक्शन वगैरह ही पढ़ना है हायर 10th में भी पूरा, तो उसमें हम बात करेंगे कि जो कोई दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उनके एटम्स या तो जुड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं. कहीं कोई नया एटम उसमें आके जुड़ता नहीं. जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की या कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये इनमें क्या हो रहा है, केवल एटम जो है अपने आप को क्या कर ले रहे हैं? अरेंज कर ले रहे हैं. कोई नया एटम बीच में नहीं आता. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट है उनके जो एटम्स हैं वो अपने आप को सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, बस यही होता है. कोई नया उसमें एटम इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड दैट्स वाई द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. तो जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन करता है जो दोनों लॉज दिए गए थे बाय प्राउस्ट एंड बाय लेवोसियर. ओके, इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस है इसी बेसिस पर. डाल्टन के पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे? तो 2-3 बिल्कुल याद कर लीजिए कि मैटर एटम से मिलकर के बना हुआ है, वेरी स्मॉल है, एटम इज़ वेरी 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 स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, it cannot be not divided nor created nor be divided. और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि याद रख सकते हैं कि जो एटम वो हमेशा सिंपल होल रेशियो में ही कंबाइन करते हैं. अब ये जो उसके बाद के दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन के है ये, और अक्सर ये पूछा था कि कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है. तो वही जो उन्होंने कहा था कि एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और दूसरा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. तो कौन सा है आप देख लीजिए इसको, दैट इज एटम ऑफ, ये फोर्थ वन, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड. किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं. क्लियर? Now last one is MCQ. Which of the following statement is not true about an atom? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो पहला देखते हैं ये सही है कि नहीं. एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयर्स आर फॉर्म, ये सही है. एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम आर न्यूट्रल इन नेचर. एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच. ठीक है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो ये जो बी वाला पोर्शन है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हमने आगे से एटम्स उठा करके यहाँ पे डाला, सो दैट कि अगले वीडियो में जब मैं एटम पे डिस्कस करूँ तो आप जो एटम है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आइए. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.